वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के हिसाब से हम उन्हें डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है यूएस रिटर्न्स 657 ट्रैफिक्ड आर्टिफैक्ट ऑफ इंडिया इन $14 मिलियन रिस्टिट्यूशंस। ठीक है, क्या है, अमेरिका ने भारत की जो कुछ मूर्तियाँ लौटाई हैं, ठीक है, कितनी 657, ठीक है, और उनकी जो कीमत वो कितनी 14 मिलियन आंकी जा रही है। अमेरिका ने भारत को 657 चोरी की गई प्राचीन मूर्तियां जो है वस्तुएं वापस करी है, जिनकी कुल कीमत जो है $14 मिलियन है। ये सभी वस्तुएं जो है अलग अलग जांचों के दौरान बरामद की गई थी और कुछ तस्करों का नाम भी इसमें आया है। अलग अलग चरण में वापस आई है, एक साथ नहीं आई। कुछ नवंबर 2024 में आई, जुलाई 2025 में आई और हाल ही में लगभग 19 जो वस्तुएं हैं वापस आई हैं। ठीक है, इनमें जो प्रमुख वस्तु है वो कौन सी है? लाल बलुआ पत्थर की भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जिसकी कीमत है $7.5 मिलियन। ठीक है, जो उत्तर भारत से चोरी हुई थी और इसमें बुद्ध जो है वो अभय मुद्रा में खड़े हैं। फिर दूसरी मूर्ति है अविलोकितेश्वर, उनकी मूर्ति लाई गई है, एक कांस्य मूर्ति है। ठीक है, उसकी कीमत $2 मिलियन है, जो छत्तीसगढ़ के सिरपुर से जुड़ी है और पहले रायपुर के संग्रहालय से चोरी हुई थी। और फिर तीसरी मूर्ति है गणेश जी की नृत्य करते हुए। ठीक है, एक पत्थर की मूर्ति है जिसे मध्य प्रदेश के मंदिर से चोरी किया गया था और बाद में न्यूयॉर्क में बेचा गया था। अभी खास बात क्या है कि सांस्कृतिक जो कार्यकर्ता हैं एस विजय कुमार ने कहा कि पिछले कई सालों की मेहनत के परिणाम हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें वापस भारत लाना अभी बाकी है। अभी हमारे यूपीएससी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, भारत में मूर्तियाँ, मंदिर कला, बौद्ध, हिंदू प्रतीक, ये सब जो है यूपीएससी सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, मूर्तियाँ, मंदिर कला, बौद्ध और हिंदू प्रतीक जो भी हैं, तो ये सवाल आ सकता है कि कौन सी मूर्ति हमें मिली है ना। अविलोकितेश्वर कौन है? ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अभय मुद्रा क्या होती है? ये बुद्ध मुद्रा होती है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये न्यूज़ हमने देख ली, अगली देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो हेट स्पीच है और जो अफवाहें हैं वो हम बनाम वे वाली सोच से पैदा होती है, अस वर्सेस देम। ठीक है, तो ये सोच जो हमारे समाज का भाईचारा है उसे कमज़ोर करती हैं। हेट स्पीच के ऊपर ये न्यूज़ आई है पूरी। कोर्ट ने क्या कहा कि जब लोग जो है दूसरों को अपने से अलग, कमतर या अपने जैसा नहीं मानते तब नफ़रत फैलती है और ये हमारी एकता और समानता को ख़त्म करता है। कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का कोई आदेश नहीं दिया है, बल्कि जो पहले से कानून उपस्थित है उन्हें सही तरीके से लागू करने के लिए कहा। ठीक है, कुछ जो जज हैं जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि हेट स्पीच संविधान के भाईचारे और गरिमा के खिलाफ है। गरिमा के खिलाफ है, वासुदेव कुटुंबकम की जो हमारी संस्कृति है उसके भी खिलाफ है। ठीक है, कोर्ट ने साफ किया कि कानून बनाना जो है वो संसद का काम है, न कि जुडिशरी का, है ना। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकता है या पालन करवाने के आदेश दे सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समस्या जो है कानून की कमी की नहीं है, बल्कि सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं।
ठीक है। अब ये हमारे यूपीएससी के लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर को स्पष्ट किया है कि कानून बनाना संसद का काम है, जुडिशरी का काम, न्यायपालिका का काम व्याख्या करना कानून का और उसका पालन करवाने का है, कानून बनाने का काम नहीं है। न्यायपालिका की सीमाओं को स्पष्ट किया गया है, इसमें कानून का सही लागू होना, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो भाईचारे का कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह केस दिखाता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इथिक्स से भी ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ टॉपिक है। सहिष्णुता, रेस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम जैसी जो अवधारणाएं हैं वो सब हमारे इथिक्स में काम आती है। ठीक है, हेट स्पीच, फ्रेटर्निटी, कॉन्स्टिट्यूशन, मॉरलिटी, जुडिशल रिस्ट्रेन, रूल ऑफ लॉ, वासुदेव कुटुंबकम, ये जितने भी हमने वर्ड्स देखे ये सब हमारी यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के साथ जो हमने अभी हाल ही में एफटीए किया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ये उसके बारे में न्यूज़ आई है कि देखने में कुछ खास नहीं लगता है क्योंकि न्यूजीलैंड की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी छोटी है भारत से। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। भारत के कुल व्यापार में उसकी जो हिस्सेदारी है लगभग 1% से भी कम है। लेकिन अगर हम पिछले 5 से 6 सालों का इम्पैक्ट देखते हैं, सालों का संदर्भ देखते हैं, तो ये जो समझौता है हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आता है। कई देशों के साथ हमने एफटीए किया है। ठीक है, क्यों ज़रूरी एफटीए हमारे लिए? भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अभी भी हम बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो चीन से आयात करते हैं, तो ये जो आयात है हमें चीन से वो कम करना चाहिए हमें, है ना। और अपने जो निर्यात पॉलिसी है हमारी एक्सपोर्ट की उसे मजबूत करना चाहिए, नए बाज़ार ढूंढने चाहिए। इसलिए हमारे लिए एफटीए इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल में हमने किस किस के साथ एफटीए किया है? मॉरिशस, ठीक है, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ईएफटीए, यूके, यूरोपीय संघ, ओमान और अब न्यूजीलैंड, इन सब के साथ हमने हाल ही में एफटीए किया है। इसके फ़ायदे क्या क्या है? जो न्यूजीलैंड ने है, हम जो भी वस्तु उनके पास भेजेंगे उस पर सारे जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म कर दिए। ठीक है, समझौता लागू होते ही न्यूजीलैंड भारत से आने वाले सामान पर सारे टैरिफ, है ना, जो इंपोर्ट ड्यूटी होती हैं वो ख़त्म कर दी। भारत ने अपने जो संवेदनशील जो क्षेत्र है हमारा डेयरी, उसको बचाया। ठीक है, उसे एफटीए से बाहर रखा लगभग, और बड़ी जीत मानी जा रही इससे भारत की। निवेश का फ़ायदा भी मिलेगा। न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में लगभग 20 बिलियन डॉलर तक जो है निवेश बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इस तरह ईएफटीए देशों ने भी लगभग 100 बिलियन निवेश की सुविधा की बात की, है ना। तो भारत का बड़ा लक्ष्य क्या है कि चीन पर हमारी जो निर्भरता है उसको कम करना, निर्यात बढ़ाना, नए बाज़ारों को ढूंढना, ठीक है, देश में निवेश को लाना, लोगों की आय को बढ़ाना, ये हमारे कुछ लक्ष्य है एफटीए को लेकर। जो घरेलू उद्योग है को बड़ा और मजबूत बनाना अभी भी हमारे लिए एक चैलेंज है। एफटीए जो है वो छोटा दिख रहा है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा पड़ने वाला है। कई छोटे छोटे समझौते मिलकर भविष्य में भारत को बड़ा फ़ायदा देंगे। ठीक है, यही कंपाउंडिंग गेन्स का मतलब है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? जीएस 3 का टॉपिक है ये। ठीक है, जनरल स्टडीज़ 3 का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, इन सब के लिए ये
इन सब से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। तो FTA भारत की आत्मनिर्भर भारत प्लस ग्लोबल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज को मजबूत बनाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए इस न्यूज़ में देख लेते हैं, वाई हैज़ द क्रीमी लेयर डिबेट रिटर्न टू कोर्ट। अभी ये जो क्रीमी लेयर को जो लेकर विवाद है ये चलता ही रहता है। क्या है क्रीमी लेयर? कि जो OBC में जो समृद्ध जातियां हैं, जो अमीर हैं, जो सशक्त हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखना, ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी ये क्यों आया? स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जो देविंदर सिंह का मामला है 2024 के फैसले के आधार पर कुछ नई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। मार्च 2026 में एक याचिका दायर हुई जिसमें ये कहा गया कि SC और ST में भी क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए। तो याचिकाकर्ताओं का जो तर्क था वो ये था, देविंदर सिंह केस में इसका नया रास्ता खोला। कोर्ट ने इस पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है। ठीक है, SC और ST में जो अमीर और सशक्त लोग हैं उन्हें आरक्षण से बाहर किया जाए। लोग इस फैसले को काफ़ी हद तक गलत समझ रहे हैं। तो जो इस मामले में याचिकाकर्ता का सिर्फ ये कहना था कि SC वर्ग के अंदर भी कुछ सबसे पिछड़े समूह को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पिछड़े समूहों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, सब क्लासिफिकेशन SC और ST में भी होना चाहिए, उपवर्गीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे ऐसे समझ रहे हैं कि SC और ST में भी क्रीमी लेयर हटाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू करने का साफ आदेश नहीं दिया, सिर्फ कुछ जजों ने इस बात का संकेत दिया था। क्रीमी लेयर क्या होती है? इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था। OBC में जो लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं उन्हें आरक्षण से बाहर निकालने का ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब समस्या क्या है कि केवल आय के आधार पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो क्रीमी लेयर में आता है। पैसे हो जाने का मतलब ये नहीं कि उसके साथ जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है। तो इसलिए ज़रूरी है। SC ST और OBC में फ़र्क क्या है? SC OBC का जो आधार है वो सामाजिक प्लस शैक्षिक पिछड़ापन देखा जाता है, और SC ST का जो आधार है वो ऐतिहासिक छुआछूत और सामाजिक भेदभाव के तौर पर देखा जाता है। अब इसका असली समाधान क्या है कि SC के अंदर सबसे पिछड़े समूह को ज़्यादा फ़ायदा मिले, न कि लोगों की आय के आधार पर उन्हें बाहर किया जाए। ठीक है, तो ये हमारे UPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू से रहा है और अब भी आगे भी देखा जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बात आई है कि SC और ST के अंदर भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाना है। तो इसके अंदर आपका ओपिनियन भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।